कल के वीडियो में हमने बताया था कि मार्केट को हम कैसे जज करेंगे कि मार्केट में कोई डायरेक्शनल मूव आएगा या मार्केट साइडवेज होगा। तो कल के वीडियो में हमने कहा था कि आज क्या होगा, मार्केट का हाईली चांस है कि मार्केट क्या करेगा, साइडवेज में निकाल देगा। तो देखिए मार्केट ने साइडवेज में निकाला, अच्छा खासा प्रीमियम डीके भी हुआ और सेलर्स को अच्छा खासा फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, तो यही सब जजमेंट होता है और हमने अच्छे सिखाया भी है और बताया भी। तो कल का आप वीडियो ज़रूर देख सकते हो, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा कैसे हम जज करेंगे कि मार्केट साइडवेज होगा या कि डायरेक्शनल मूव देगा। ठीक है, तो वही हुआ, साइडवेज मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाने की कोशिश किया और साइडवेज में अच्छा खासा प्रीमियम डीके दिया भी। ठीक है, तो देखिए आज हम एक चीज़ बताना चाहेंगे आप लोगों को कि हम बहुत दिन से सुन रहे हैं चाइना+1, चाइना+1। तो ये चाइना+1 क्या है? तो देखिए चाइना क्या करता है, चाइना हर चीज़ का प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे करता है और वो फिर प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करता है और उसको एक्सपोर्ट करता है टू अदर कंट्री, राइट। तो जिससे क्या हुई, चाइनीज़ इकॉनमी जो बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है और अब तो उसको डेवलप्ड कंट्री घोषित कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी उसको मतलब अंडर डेवलप ही रखा है, इमर्जिंग कंट्री भी उसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, मतलब अभी मोटिव वो नहीं है बताना, मोटिव ये है कि चाइना+1 क्या है। तो सारे लगभग मैक्सिमम कंट्री ने अब चाइना से माल को इम्पोर्ट करना बंद कर दिया। अब वो चाइना का अल्टरनेटिव खोज रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं चाइना+1 कि चाइना को कौन रिप्लेस कर सकता है। तो देखिए इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन क्या है, दोनों एक हाई पॉपुलेशन वाली कंट्री है, डेमोग्राफी दोनों की हाई है। ठीक है, तो चाइना+1 से जैसे कि चाइना जितना एक्सपोर्ट करता था टू अदर कंट्री, अब उसके एक्सपोर्ट में कमी आई है। ठीक है, जैसे बताया जा रहा है कि लगभग 20% का उसको एक्सपोर्ट में कमी आई है। ठीक है, तो क्या उस 20% का फ़ायदा अगर ग्लोबल मार्केट में चाइना मैक्सिमम एक्सपोर्टर था, अब चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? ठीक है, तो चाइना का अल्टरनेटिव क्या है? तो क्या इंडिया अपने आप को चाइना का अल्टरनेटिव मान सकता है कि चाइना का जो एक्सपोर्ट 20% टूटा है, क्या वो एक्सपोर्ट इंडिया ने किया है? तो इसका यदि हम उत्तर खोजें, इसका आंसर खोजें तो उसका है कि नहीं, इंडिया को उसका बेनिफिट नहीं मिला है। तो क्या चाइना+1 में क्या इंडिया का स्कोप है कि इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता है? इंडिया चाइना को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिए क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि चाइना का एक्सपोर्ट कम हुआ है तो उसका बेनिफिट इंडिया को मिलना चाहिए, लेकिन उसका बेनिफिट इंडिया को नहीं मिला है। तो इसका मतलब है कि चाइना का अल्टरनेटिव इंडिया अभी तो नहीं है, आगे होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन फ़िलहाल में अभी नहीं है। तो देखिए इसके पीछे ना बहुत कई वजहें हैं, कई बड़े कारण हैं कि इंडिया मतलब चाइना+1 का बेनिफिट इंडिया को क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि हमारा 140 करोड़ का पॉपुलेशन है और चाइना का भी अच्छा खासा पॉपुलेशन है। तो ना ही हमको पॉपुलेशन का फ़ायदा मिल रहा है और ना ही चाइना का अल्टरनेटिव जो ग्लोबल मार्केट या ग्लोबली वर्ल्ड में खोजा जा रहा है, ना ही उसका इंडिया रिप्लेसमेंट करने में सक्षम है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पॉपुलेशन है ना, मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारी क्या है, या तो अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है। ठीक है, हाई मतलब बहुत पॉपुलेशन मेजॉरिटी क्या है, वो स्किल्ड नहीं है। ठीक है, वो लेबर वर्क करती है और जिसकी वजह से हमारे जीडीपी जो है ना, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं आ रही है। हमारे देखिए हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं मैक्सिमम उनमें क्या होता है, सर्विसेज होते हैं, जैसे आईटी सर्विसेज हो गए, मेडिकल सर्विसेज हो गए, ये सब मैक्सिमम हम यही एक्सपोर्ट करते हैं। तो यदि ग्लोबल मार्केट टूटेंगे, ठीक है, ग्लोबल में रिसेशन आता है तो ये सब चीज़ों का एक्सपोर्ट कम होगा और इंडिया में भी इसका रिसेशन देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन यदि हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट होगा, यदि हम खुद कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम एक बार ग्लोबल रिसेशन को भी झेल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा डिमांड कम होगा फिर भी यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगा तो हम सस्टेन कर लेंगे, लेकिन सर्विसेज में ये टोटली ठप हो जाएगा, जैसा कि हमने कोरोना काल में देखा था। ठीक है, तो इंडिया क्या है, इंडिया का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी, वो क्या है, वो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड है। इनके पास स्किल्ड की कमी है, जिसकी वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं और इनका जो है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एक थोड़ी सी प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो यह है चाइना+1 की कहानी।
तो चाइना प्लस वन का अल्टरनेटिव इंडिया को ही होना चाहिए था, लेकिन अभी वो हमें मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जिसका मेन कारण क्या है, हमारे पॉपुलेशन के पास स्किल्ड की कमी है। तो ठीक है, देखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी बहुत सारी चीज़ें थी, मेक इन इंडिया और स्किल्ड को लेवल की स्किल इन्हांसमेंट को लेके, लेकिन वो सब सिर्फ कागजी कार्रवाई बन के रह चुकी है और उसका कोई बहुत अधिक मकसद नहीं है। वहीं जैसे कि यूक्रेन यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा था, तो अमेरिका ने क्या बोला था कि यदि यूक्रेन को हमसे हेल्प चाहिए तो यूक्रेन को अपने खनिज मिनरल रिसोर्सेज पे 50% का मोनोपोली उसको अमेरिका को देना पड़ेगा। तो अमेरिका ने उसको प्रेशराइज किया और यूक्रेन ने शायद मान गया है कि अब वो ठीक है, अब हमको हेल्प करो, हम अकेले रसिया से युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, हम आपको अपना 50% खनिज संपदा देंगे। अमेरिका तो यही चाहता था, क्योंकि यूक्रेन के पास जो है ना 5% का अपना जो स्टॉक है, मतलब वर्ल्ड का 5% जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज संपदा है वो यूक्रेन के पास है, और उसको उस उसके खनिज संपदा को अमेरिका को बहुत अधिक ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उससे वो अपने वेपन्स बना सकता है, उससे बैटरीज बनाया जा सकता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिससे वो चीज़ें बना के अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करके अमेरिका मेन वेपन सप्लाई करता है, और वेपन्स के लिए जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है वो यूक्रेन में उसकी भरमार है। ठीक है, तो जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 500 अरब डॉलर का खनिज संपदा वो यूक्रेन अमेरिका को देगा। तो अमेरिका कैपिटलिस्ट माइंड सेट अगेन, एंड वो उसका बेनिफिट मिला उसको, उसने दोनों को प्रेशराइज किया, दोनों को दबाव में डाला। पहले तो बोला कि हम रशिया यूक्रेन को वॉर को ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे। अब यूक्रेन के फिर बाद में यूक्रेन को बोला है कि यदि तुमको मेरी हेल्प चाहिए तो तुमको अपना कई संपदा देना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो यूक्रेन ने मना किया, जैसे यूक्रेन ने मना किया रसिया ने ऑफ़र दे दिया। ठीक है, रसिया को चाहता था कि अमेरिका इंटरफेयर ना करे, लेकिन जब रसिया ने अमेरिका को ऑफ़र किया तो मजबूरी में यूक्रेन को अमेरिका की बातों को मानना पड़ा। अच्छा, चाइना प्लस वन का जो कि अगर ऐसा नहीं कि इंडिया नहीं बनना चाहता कि वो चाइना प्लस वन का अल्टरनेटिव बन जाए। इंडिया को देखिए तो आप रिसेंटली ने वो एफटीए जैसे एग्रीमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हुआ है, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। मतलब ये दो देशों के बीच होता है, जिस पे कि या तो इंपोर्ट करने पर टैरिफ नहीं लगती हैं या तो बहुत कम टैरिफ लगता है। ठीक है, जिन दो देशों के बीच ये एग्रीमेंट होता है, जैसे अभी हाल ही में इंडिया ने यूके के साथ किया है एफटीए। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं ना वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं, और हमको जो वहाँ से इंपोर्ट करते हैं वो भी हमें कम इंटरेस्ट मतलब कम लागत पे हमको मिल जाते हैं। तो इससे हमारा जो ग्लोबल में एक जो क्या बोलते प्रेजेंट होता है ना, वो प्रेजेंस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हमारे ग्लोबल मार्केट में एक पहुँच बढ़ जाती है, और जिससे कि हमारे प्रोडक्ट जो ज़्यादा बिकते हैं या ज़्यादा हम उसको एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो जैसे कि हमने अपने सारे जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज़ है, जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गए, ऐसे मैक्सिमम कंट्रीज़ में जो मैं खास जो मेरे नेबरिंग कंट्री उनके साथ हमने फ्री एफटीए किया हुआ है। तो देखिए, एफटीए का भी बेनिफिट तभी होगा ना जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे, जहाँ हम चीज़ों को अच्छे खासे प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, तभी तो हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना। जब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ही नहीं होगी तो फिर हम चीज़ों को क्या एक्सपोर्ट करेंगे, राइट? तो हमें पहले अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस को इम्प्रूव करना होगा, और तभी हम एक अच्छा खासा हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगी, और हमारा जो इकॉनमी वो अच्छी खासी, तभी हम बेटर उसको महसूस कर सकेंगे, राइट? तो देखते हैं कि इंडिया की भी हालत तो उतनी बेटर नहीं है जितनी बेटर हो सकती थी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अब थोड़ी मार्केट की बातें कर लेते हैं। तो जैसे कि कल ही हमने जज कर लिया था कि आज मार्केट मैक्सिमम टाइम साइडवेज रहेगा। ठीक है, तो सेलर्स को अच्छा खासा थीटा डीके मिला है, मैंने पहले भी बता चुका है। तो देखिए निफ्टी में ना 22,600 और 22,400 का, ऊपर 22,600 और नीचे 22,400। शायद मार्केट इन दोनों, जब तक इन दोनों के रेंज में है हमें डायरेक्शनल मूव नहीं प्ले करना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें साइडवेज ही देखना चाहिए, और इसी में साइडवेज में ही अपना हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। यदि 22,600 के ऊपर जाता है तो एक डायरेक्शनल मूव, या 22,400 के नीचे आता है तो एक बड़ा फॉल, एक पोजिशनली बड़ा फॉल हमें तभी देखने को मिलेगा जब ये 22,400 के नीचे
आ जाएगा तो। और 22,400 के ऊपर हम साइडवेज टू बुलिश मूव कंसीडर कर सकते हैं, और 22,600 के नीचे साइडवेज टू बेरिश। ठीक है, ये हमारा प्लान रहेगा, और ऐसे ही मार्केट परफॉर्म करने के हाईली चांसेस भी हैं। ठीक है, और तो कुछ बहुत ज़्यादा कोई न्यूज़ ऐसा है नहीं, और ना ही कोई। अच्छा, आज बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी बुलिशनेस आई थी, जिसका मेन वजह था कि बैंकिंग में HDFC वगैरह और एक्सिस बैंक वगैरह, ICICI मैक्स मतलब मेन HDFC ने संभाल कर रखा था, जो लगभग 1% को आसपास में अब था। ठीक है, तो देखते हैं कि अब कैसा मार्केट परफॉर्म करता है, और जैसे मार्केट परफॉर्म करेगा वैसे ही हम अपना प्लान करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।